हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म, प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे के सारे बच्चे एकदम स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने नीट और जेईई मेंस के एग्जाम्स की तैयारियों के अंदर जुटे हुए होंगे, राइट। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, कार्य ऊर्जा शक्ति का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन नंबर 2। दो चीज़ें हमेशा की तरह आपको चेक कर लेनी है। पहला, मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है, ये आपको चेक कर लेना है। और दूसरा, क्लास एकदम परफेक्ट दिखाई दे रही है, ये आपको चेक कर लेना है। आवाज़ एकदम परफेक्ट, क्लास एकदम परफेक्ट। लगे कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स के अंदर बता देना, मैं आपको इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ क्लास अवेलेबल करवा दूंगा, राइट। ये हमारी वेबसाइट है www.physicsman.in। तो यूट्यूब पर तो आपको इधर उधर बिखरे हुए लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत सारे लेक्चर्स तो है ही नहीं यूट्यूब के ऊपर मेरे, राइट। तो अगर आपको सिस्टमेटिक मैनर के अंदर, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर पढ़ाई करनी है, मेरे सारे लेक्चर्स, उनकी पीडीएफ, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस, उनकी पीडीएफ, तो आपको इस वेबसाइट को विजिट करना है और यहाँ पर हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए कोर्स मिल जाएगा, मिरेकल सीरीज हिंदी माध्यम। इसे ज्वाइन कर लेना है और आप एक सिस्टमेटिक तरीके से अपनी नीट की तैयारी कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ा देगी कि आप नीट और जेईई के अंदर सेलेक्ट हो जाओगे। इस कोर्स को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप मात्र 30 से 40 दिनों के अंदर अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, जीरो से स्टार्ट करके, और वो भी 1200 से लेके 1500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। मतलब इतने क्वेश्चंस तो मैंने खुद अपने हाथों से करवाए हैं आपको इस मिरेकल सीरीज कोर्स के अंदर। और एक गारंटी और है कि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आपका देखा हुआ ना हो। 100% क्वेश्चन आपका देखा हुआ होगा पूरे के पूरे पेपर के अंदर, राइट। तो ये इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा है। बाकी फिलहाल तो आप #फिजिक्समैन इसे यूज कर सकते हो अपने सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे चैनल के बारे में, हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, हमारे कोर्सेज के बारे में पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन कोर्सेज का फायदा उठा पाए, राइट। तो ये एक छोटी सी जानकारी। अब शुरू करते हैं हमारी क्लास। अपनी कॉपी, अपना पेन, अपना दिमाग, तीनों चीज़ों की आवश्यकता है, जल्दी से तैयार कर लो। शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन धमाकेदार होने वाला है। एक्स वाई तल में गतिशील एक कण पर एक बल कार्य कर रहा है। दिखते ही पता चल गया कि सर ये परिवर्ती बल है, ठीक है। एक्स और वाई निर्देशांक पर निर्भर कर रहे हैं। मूल बिंदु से गति करते हुए कण को वाई अक्ष के अनुदिश 0, a तक ले जाया जाता है। तो बताओ, कण पर बल F आरोपित करने वाले वाहक द्वारा, मतलब बल F के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा गया। तो सर हम तो आपने कहा था वैसे वैसे शुरू करेंगे कि सर कार्य हमें निकालना है, तो हम समाकलन का उपयोग करेंगे क्योंकि परिवर्ती बल है, ठीक है। किसका समाकलन करेंगे? -k गुणा y गुणा आई कैप और -k गुणा x गुणा जे कैप। इस बल का हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे dr। अब dr में क्योंकि दोनों ही दिशाएं शामिल हैं, तो यहां पर आपको dx आई कैप भी दिखाई देगा और यहां पर आपको dy जे कैप भी दिखाई देगा। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, हम गुणांकों को गुणा कर लेते हैं। तो एक तरफ मिलेगा आपको -k गुणा y गुणा dx और एक तरफ मिलेगा -k गुणा x गुणा dy। अब समस्या ये हो गई कि x के सापेक्ष समाकलन करने जा रहे हैं तो y मिल रहा है, और y के सापेक्ष समाकलन करने जा रहे हैं तो x मिल रहा है। तो ऐसे केस में मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि आपको थोड़ा इनको x और y को मिला के एक फलन बनाना है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको सीधा सीधा नजर आ जाएगा कि अगर x गुणा y इसका अवकलन किया जाए तो पहले x को नियत रखा जाएगा और y का अवकलन होगा, और फिर y को नियत रखा जाएगा और x का अवकलन होगा। तो ये x गुणा dy और y गुणा जो dx है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, d ऑफ एक्स वाई लिख सकते हो। तो इसका हम लोग यहां पर उपयोग करेंगे। तो सर -k तो आ गया कॉमन, और अंदर जैसा जैसा आप कह रहे हो वैसा ही दिखाई दे रहा है। y गुणा dx दिखाई दे रहा है और x गुणा dy दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बात, ठीक है कि सर x को कॉमन रखा, y का अवकलन हो गया dy, और y को कॉमन रखा, x का अवकलन हो गया dx, ठीक है।
और सर ये y dx x dy जो है इसको हम किससे प्रतिस्थापित कर सकते हैं? इसको हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं माइनस k गुणा डी ऑफ x गुणा y से। अब हम जब इसका समाकलन करेंगे तो डी ऑफ x का समाकलन क्या होता है? x, डी ऑफ t का समाकलन क्या होता है? t, d हट जाता है तो यहां पर भी d हट जाएगा, सीधा सीधा क्या बच जाएगा? माइनस k और x गुणा y बच जाएगा। अब आप लिमिट्स रख दो कि शुरुआत में मूल बिंदु पर है तो x की वैल्यू भी 0 रखनी है, y की वैल्यू भी 0 रखनी है, और बाद में 0, a तक ले जाना है तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू a। तो जब हम वैल्यूज रखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? यहां पर माइनस k, पहले आपने x की जगह रख दिया 0 और y की जगह रख दिया a, माइनस फिर दोनों की जगह रख दिया 0, तो अंत में तो आपको 0 ही मिला। तो यहां पर जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आंसर। लेकिन ये जो चीज है ना, ये आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है, ये आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है। और बना लो ऐसे ही, जैसे मान लो आपको ऐसा भी मिल सकता है एक्स स्क्वायर गुणा वाई स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा? इसमें एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखोगे, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy, फिर वाई स्क्वायर को कांस्टेंट रखोगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx। यानी कि कल को अगर मान लो आपको एक्स स्क्वायर गुणा वाई गुणा डी वाई नजर आए प्लस वाई स्क्वायर गुणा एक्स गुणा डी एक्स नजर आए, तो इस पूरे की जगह आप क्या प्रतिस्थापित कर सकते हो? आप डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 2 प्रतिस्थापित कर सकते हो। तो ऐसे आपको कुछ स्पेशल फलन जो है उनका उपयोग करवाया जा सकता है, ये आप लोग यहां से सीख सकते हो। ठीक है, तो रेयरली पूछा जाता है बट जब पूछा जाता है तो एक अच्छा सवाल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरेख में दर्शाए अनुसार ऊंचाई h से घर्षण रहित पथ के अनुदिश विराम अवस्था से सरकने वाला कोई पिंड व्यास AB बराबर D के ऊर्ध्वाधर वृत्त को ठीक ठीक पूरा करता है। ठीक है, तो बताओ ऊंचाई h कितनी होगी? तो सर जब भी हम किसी वस्तु को ऊंचाई h से गिराते हैं तो जमीन पर पहुंचने पर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से उसका वेग कितना हो जाता है? √2gh हो जाता है। और सर अगर हमें ऊर्ध्वाधर वृत्त पूरा करना है तो वेग कितना होना चाहिए? तो वेग होना चाहिए रूट के अंदर 5 इंटू जी इंटू त्रिज्या r। दोनों तरफ से रूट हट जाएगा तो आप यहां पर देखोगे कि h जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स r। आप व्यास के रूप में लिखोगे तो r की जगह d/2 लिख सकते हो, तो h की जगह आप लिख सकते हो 5 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स d, और ये हो जाएगा आपका आंसर। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप लोगों को ध्यान भी रखना है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आपको मेरे पीछे छुपा हुआ दिखाई दे रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रदर्शित चित्र में एक कण स्थिति A से चिकने पथ पर मुक्त किया जाता है। जब कण B पर पहुंचता है तब पथ द्वारा इस पर लगने वाली अभिलंब प्रतिक्रिया कितनी होगी? ठीक है, तो प्रदर्शित कण में 3h ऊंचाई से आप गिरा रहे हो इसको, ठीक है ना? तो सर अगर हम इसको 3h ऊंचाई से गिरा रहे हैं तो इसका बिल्कुल जो निम्नतम बिंदु पर वेग होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा रूट के अंदर 2 गुणा जी गुणा 3h हो जाएगा, मतलब रूट के अंदर 6gh हो जाएगा सर। और सर किसी भी कोण पर आपने हमें तनाव बल निकालना सिखाया था, अगर रस्सी से बांध के घुमाते हैं यहां पर हम अभिलंब बल निकाल लेंगे। तो सर यहां पर जो अभिलंब बल होगा n थीटा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उसका फॉर्मूला हो जाएगा mv0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो भी त्रिज्या है यहां पर, तो त्रिज्या एक बार के लिए मैं r ले लेता हूं। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? प्लस mg अंदर आ जाएगा आपका 3 cos थीटा -2, ये हो जाता है हमारा। ठीक है, तो अब सर हम क्या करते हैं, यहां पर हमें v0 की वैल्यू तो मिल गई, ठीक है, कि सबसे निम्नतम बिंदु पर कितना होगा, ठीक है ना? अच्छा, त्रिज्या भी हमें यहां पर h दे रखी है, तो हम देखो मान रखते हैं, तो हमें 90 डिग्री पर, थीटा की जगह क्या रखना है? 90 डिग्री पर। तो m v0 की जगह हमने रख दिया 6 टाइम्स g टाइम्स h के रूट का स्क्वायर, तो रूट हट गया, डिवाइडेड बाय त्रिज्या की जगह भी हमने क्या रख दिया? h रख दिया, चित्र में दिखाई दे रहा है त्रिज्या भी h के बराबर है, प्लस यहां पर आ जाएगा mg, अंदर आ जाएगा 3
कॉस 90 डिग्री और माइनस का 2। तो यानी कि कॉस 90 जो होता है वो तो 0 होता है। तो सर कुल मिला के यहां पर नॉर्मल फोर्स एट 90 डिग्री कितना हो जाएगा, एच से एच कट गया तो 6 टाइम्स mg, ठीक है, और 3 cos 90 तो 0 हो गया, -2 टाइम्स mg। तो कुल मिला के आपका आंसर आ गया 4 टाइम्स mg। इतना आपका तनाव बल आपको लगता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड रुको, 6 में से चला गया, 3h से गिराया, नीचे आया तो √6gh हो गया। तो फॉर्मूला सही है ना, एक बार फॉर्मूला चेक कर लेना, एक सेकेंड। अरे यार, ये गड़बड़ी काहे हो रही है। अच्छा, बिंदु बी पर निकालना है यार, मैं 90 डिग्री पर निकालने लगे, अपनों को 180 डिग्री पर निकालना है। फॉर्मूला तो सही है ना, अपनों को 180 डिग्री पर निकालना है। चलो निकाल लेते हैं यार, एन 180 डिग्री पर निकालना है। चलो कोई बात नहीं, थीटा की जगह बिंदु बी पर निकालना है तो 180 डिग्री पर निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 6 mg तो आ ही जाएगा, ठीक है, माइनस m इंटू सॉरी प्लस m इंटू जी, अंदर बच जाएगा 3 cos 180 डिग्री माइनस का 2। cos 180 का मतलब होता है -1, तो ये हो जाएगा आपका 6 mg और प्लस mg मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 5, यानी कि कुल मिला के बचेगा mg। ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, तो mg मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। किसी भी कोण पर निकाल सकते हैं, मतलब कहने का मतलब यह, चलो एक ही सवाल में 2 सवाल हो गए अपने, राइट। आगे चलते हैं अपन। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु समय आश्रित बल की क्रिया के प्रभाव में गति करती है, ठीक है। तो बताओ समय t पर बल द्वारा उत्पन्न शक्ति क्या होगी। अब सर शक्ति के निकालने के लिए तो फोर्स भी चाहिए होता है और वेग भी चाहिए होता है। वेग कहां से लेके आएंगे, तो सबसे पहले हम लोग त्वरण लेंगे। त्वरण होता है फोर्स डिवाइडेड बाय द्रव्यमान, जो कि 1 किलोग्राम है। तो जो फोर्स है वही आ जाएगा आपका यहां पर, तो 2t टाइम्स आई कैप और प्लस 3t स्क्वायर टाइम्स जे कैप, ये आपका त्वरण आ गया, ठीक है भाई। अब सर त्वरण अगर समय के रूप में दिया हुआ हो तो वेग कैसे निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम त्वरण का समय के सापेक्ष क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो यहां पर भी यही करेंगे, तो 2t का समाकलन हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, आई कैप एज इट इज आ गया, और 3t स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा t क्यूब डिवाइडेड बाय 3, जे कैप एज इट इज आ गया। 2 से 2 चला गया, 3 से 3 चला गया, तो वेग हो जाएगा हमारा t स्क्वायर टाइम्स आई कैप और प्लस t क्यूब टाइम्स जे कैप, ये हो जाएगा हमारा वेग। अब हमारे पास में फोर्स और वेलोसिटी दोनों आ चुके हैं, तो जो शक्ति का मान होगा वो हम निकाल सकते हैं। शक्ति हो जाएगी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी v। तो यहां पर फोर्स कितना है हमारे पास में, तो फोर्स है सर ट्वाइस ऑफ t टाइम्स आई कैप प्लस थ्राइस ऑफ t स्क्वायर टाइम्स जे कैप। इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है वेलोसिटी के साथ में, t स्क्वायर टाइम्स आई कैप प्लस टी क्यूब टाइम्स जे कैप। तो 2t को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 2t क्यूब हो जाएगा, और 3t स्क्वायर को t क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो 3t की पावर 5, गुणांकों का गुणा कर देते ना, तो 2t क्यूब 3t5, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहां पर हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक इंजन हॉज पाइप से जल पंप करता है, पाइप से जल गुजरता है तथा 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बाहर निकलता है। पाइप में जल का प्रति इकाई लंबाई द्रव्यमान 100 किलोग्राम प्रति मीटर है, तो बताओ इंजन की शक्ति क्या होगी। तो सर अभी अभी आपने शक्ति के बारे में हमें बताया कि शक्ति होती है फोर्स और वेलोसिटी का गुणनफल। अब जब आपका द्रव्यमान बाहर निकल रहा होता है, जैसे रॉकेट वगैरह के अंदर गैसेस का उत्सर्जन होता है, तो पिछले चैप्टर में आपने बताया था कि ये परिवर्ती द्रव्यमान वाला निकाय कहलाता है, और उस केस में जो बल है उसको लिखा जाता है v dm डिवाइडेड बाय dx, dm डिवाइडेड बाय dt।
तो फोर्स को मैं लिख सकता हूं कैसे, फोर्स को, एक सेकेंड कुछ हिल गया थोड़ा सा, सही है। तो फोर्स को मैं लिख सकता हूं यहां पर, देखो वेग तो है ही, फोर्स को मैं लिख सकता हूं v टाइम्स dm डिवाइडेड बाय dt। तो शक्ति हो जाएगी v स्क्वायर टाइम्स dm डिवाइडेड बाय dt। तो सर हमें तो यहां पर द्रव्यमान की निकलने की दर नहीं दे रखी, हमें प्रति इकाई लंबाई का द्रव्यमान दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, हम dx से ऊपर गुणा कर लेते हैं और dx से नीचे गुणा कर लेते हैं। सर इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा यह होगा कि शक्ति हो जाएगी हमारी v स्क्वायर गुणा dx डिवाइडेड बाय dt, जो कि वापस से वेग बन जाएगा, गुणा dm डिवाइडेड बाय dx। अब ये जो चीज है ये आ चुकी है हमारे पास में इकाई लंबाई का द्रव्यमान। ये है हमारा इकाई लंबाई का द्रव्यमान, ये है हमारा इकाई लंबाई का द्रव्यमान। तो अब देखो फॉर्मूला बन गया v क्यूब गुणा dm डिवाइडेड बाय dx। हमें दोनों चीजें दे रखी है, सर v कितना दे रखा है 2, तो 2 का करना है हमें क्यूब, और dm बाय dx ये कितना दे रखा है 100 किलोग्राम प्रति मीटर दे रखा है, 2 का क्यूब होता है 8, तो 800 वॉट हमारा यहां पर आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। तो कुछ कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूं यहीं पर, ताकि आगे आपके काम आती रहे। जैसे मान लो ये आपका पाइप है, ठीक है, और इस पाइप से पानी जो है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है, पानी यहां से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, आपसे प्रवाह की दर पूछी जा सकती है। अब प्रवाह की दर का मतलब होता है dm डिवाइडेड बाय dt, ठीक है, नहीं, एक घंटे, एक घंटे। हेलो 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 हेलो, ऑडिबल 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 ऑडिबल, चलो। तो हाँ,
तो अगर मान लो किसी पाइप से पानी बाहर निकल रहा हो तो क्या क्या पूछा जा सकता है हमसे? प्रवाह की दर, मतलब डीएम डिवाइडेड बाय डीटी, कितना पानी, कितना किलोग्राम पानी पर सेकंड बाहर निकल रहा है। तो सर कई बार क्या होता है, जैसे पानी वगैरह है ना, इनके लिए इनका घनत्व दिया जाता है, डेंसिटी, और डेंसिटी के रूप में अगर इसको लिखा जाए तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं रो, मतलब डेंसिटी। अब सर द्रव्यमान का मतलब है घनत्व गुणा आयतन। अब आयतन में क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो तो नियत है, सिर्फ और सिर्फ जो लंबाई आप ले रहे हो वो चेंज होगी, और लंबाई का समय से जो भागफल होता है वो वेग के बराबर होता है। तो आप इसको याद रख सकते हो, रो इंटू ए इंटू वी के इक्वल हो जाती है आपकी प्रवाह की दर। ठीक है सर। अच्छा, प्रवाह की दर अगर इतनी हो गई तो फिर अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ बल कितना लग रहा है, कितना बल लगाना पड़ेगा पानी को इसी दर से बाहर निकालते रहने के लिए, राइट? तो सर बल होता है v गुणा dm डिवाइडेड बाय dt। तो dm डिवाइडेड बाय dt हमें पता ही है, उसको एक बार वापस से v से गुणा कर दो तो रो a इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट चीज हो जाती है हमारी शक्ति। ठीक है, तो शक्ति जो है वो वापस से एक बार बल को वेग से गुणा कर दो तो v स्क्वायर गुणा dm डिवाइडेड बाय dt, यानी कि अगर आप इसको घनत्व के रूप में लिखोगे तो रो इंटू ए गुणा वी क्यूब आपकी शक्ति हो जाएगी। तो कई बार ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, और ये बहुत पॉपुलर सवाल है कि मान लो आपको समान समय में डबल पानी निकालना है, दुगना पानी निकालना है मान लो आपको, इसका मतलब आपको प्रवाह की दर को क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। पाइप तो वही है, पानी निकाल रहे हो तो ना तो रो चेंज हो रहा है ना ए चेंज हो रहा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी चेंज नहीं हो रहा, पाइप आपने वही यूज किया। तो अगर प्रवाह की दर को आपको n गुना करना है, डबल छोड़ो n गुना करना है, तो मजबूरी में आपका वेग जो है वो आपको n गुना करना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपको समान पाइप से n गुना ज्यादा पानी प्रति सेकंड बाहर निकालना है तो बल को कितने गुना बढ़ाना पड़ेगा? तो वेग को बढ़ाना पड़ेगा n गुना, बल वेग के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहे हैं तो बल को बढ़ाना पड़ेगा n स्क्वायर गुना, और शक्ति वेग के क्यूब पर निर्भर कर रही है तो शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा n क्यूब गुना। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। याद आ गया, मैंने इंक्लूड नहीं किया था तो मैंने इसीलिए यहां पर आपको बता दिया इस क्वेश्चन के साथ साथ, राइट? एक क्षैतिज चिकने तल पर 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान 1.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता हुआ लगभग भारहीन तथा के बराबर 50 न्यूटन प्रति मीटर बल नियतांक वाली स्प्रिंग से जाके टकराता है। बताओ स्प्रिंग का अधिकतम संपीड़न क्या होगा? सर बहुत आसान, कि शुरुआत में सारी की सारी ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में है, 1/2 गुणा द्रव्यमान 0.5 गुणा वेग 1.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब ये स्प्रिंग को दबाएगा और अंत में जब रुक जाएगा अधिकतम संपीड़न होने पर तो सारी की सारी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। और स्प्रिंग में निहित स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? हाफ के आपको दे रखा है 50 न्यूटन प्रति मीटर गुणा जो संपीड़न है x उसका स्क्वायर। तो सर आधे से आधा कट गया, ठीक है, और 0.5 का डेसिमल हटाया, नीचे 10 चला गया, 5 से 50 कट गया 10 बार, तो x स्क्वायर का मान आ गया 1.5 का स्क्वायर बटे 100, मतलब x का मान आ गया 1.5 बटे 10 मतलब 0.15। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। 4 किलोग्राम के एक कण पर x दिशा में संरक्षी बल क्रियाशील है ना, सिर्फ संरक्षी बल है, मतलब कुल यांत्रिक ऊर्जा यहां पर संरक्षित रखनी है हमें। स्थितिज ऊर्जा ux आपको दे रखी है, x जहां पर मीटर में, यदि यह दिया जाए कि x बराबर 8 मीटर पर गतिज ऊर्जा 30 जूल है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने एनपीएस 1 में भी करा था। तो पहले अपन x बराबर 8 मीटर पर बात कर लेते हैं क्या क्या। तो सर यहां पर गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है हमें? 30 जूल दे रखी है, और स्थितिज ऊर्जा तो हम निकाल ही सकते हैं x का मान 8 रख के। तो जैसे x का मान 8 रखा तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 8 माइनस 6 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, मतलब 44 जूल हो गई। ठीक है, ये आपकी स्थितिज ऊर्जा हो गई। और कुल यांत्रिक ऊर्जा अब आपको पता पड़ गई, और अब आपको ये पता पड़ गया कि ये नहीं बदलने वाली भाई। कुल यांत्रिक ऊर्जा ये हो जाएगी आपकी 30 जूल प्लस 44 जूल,
तो कुल मिला के 74 जूल ये आपकी कुल यांत्रिक ऊर्जा हो गई। अब ये नहीं बदलने वाली। अब आपसे पूछा गया कि कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करो, अधिकतम गतिज ऊर्जा। अच्छा, गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी बताओ? गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? जब आपकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाए? न्यूनतम हो जाए। क्यों? क्योंकि दोनों का योग हमें संरक्षित रखना है। और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम कब होगी? जब x - 6 का स्क्वायर, x ही तो बदल रहा है, तो x का मान 6 रख दोगे तो जो डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा। तो ये न्यूनतम कब होगी? जब आपका x कितना हो जाए? 6 पर। कितनी हो जाएगी? तो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा TE मिनिमम ये कितनी हो जाएगी? जैसे x का मान 6 रखोगी तो ये आ जाएगी आपकी 40 जूल। 40 जूल आपकी न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा हो गई। तो अब आपसे कोई पूछे कि बताओ अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो सर कुल यांत्रिक ऊर्जा 74 थी और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम कितनी है? 40। तो जो बाकी बच गई वो अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो 34 जूल ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। आ रहा है सबको समझ में? बताओ फटाफट से, जल्दी से। तो ये हुआ एक अच्छा सवाल, एक उम्दा सवाल, और ऐसे सवाल हम लोगों ने NPS 1 में भी करे थे। बढ़िया सवाल है। आगे चलते हैं। एक ब्लॉक उस आनत तल के शिखर से विराम से गति प्रारंभ करता है जिसका अंतिम 1/3 भाग जो है वो खुरदर है। याद करो, ऐसा कैसा क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी करा था, लेकिन पिछले चैप्टर में हमने बलों का उपयोग किया था, NLM के कॉन्सेप्ट्स का यूज किया था। अब देखना, कार्य ऊर्जा शक्ति के कॉन्सेप्ट का यूज करने पर यह सवाल और छोटे तरीके से किया जा सकता है। आप जाके करना उस सवाल को, बना इस तरीके से जो मैं अब बताने वाला हूं। यदि ब्लॉक पहले पर विराम में आता है तब ब्लॉक तथा आनत तल के मध्य घर्षण गुणांक का मान कितना होगा, यह आप लोगों से पूछा गया। तो आप सोच के देखो कि सर शुरुआत में विराम से चल रहा है, तो गतिज ऊर्जा कितनी है? 0। और स्थितिज ऊर्जा कितनी है? तो सर स्थितिज ऊर्जा है mgh। अब ये जो दूरी है, अगर हम इसको कुल मिला के s मान लेते हैं, ठीक है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाती है? ये हो जाती है s sin थीटा। तो यहां पर आ जाएगा mgs sin थीटा। ये आपकी स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, निम्नतम बिंदु पर वापस से विराम में आ गया तो गतिज ऊर्जा तो 0 ही रही, और अब आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो भी कितनी हो गई? 0 हो गई। अंतिम 1/3 भाग खुरदरा है। ये जो भाग है S/3 ये आपका खुरदरा है, और जो बाकी बच गया 2S/3 ये आपका चिकना भाग है। खुरदरा मतलब घर्षण बल कार्य कर रहा है, चिकना मतलब कोई घर्षण बल नहीं है। अच्छा सर, घर्षण बल कितना होगा? तो यहां पर जो घर्षण बल कार्य करेगा, ज्यादा से ज्यादा जो घर्षण बल यहां पर कार्य कर सकता है वो कितना हो जाएगा? μ/n। और सर आपने कई बार करवा रखा है पिछले चैप्टर में कि आनत तल पर n जो होता है वो किसके बराबर होता है? m/g/cos थीटा के बराबर होता है। तो आपने अभी अभी एक चीज बताई थी कि असंरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य अंतिम यांत्रिक ऊर्जा माइनस प्रारंभिक यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। तो यहां पर असंरक्षी बल कौन सा है? घर्षण बल। और घर्षण बल कितनी दूरी तक लग रहा है? S/3 दूरी तक। तो उसका कार्य कितना हो जाएगा? माइनस का μmg/cos थीटा गुणा S/3। माइनस क्यों? क्योंकि घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, विस्थापन के विपरीत दिशा में लग रहा है। इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो सर वो तो 0 + 0 है, और माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी वो है सर 0 + m/g/s sin थीटा। सॉल्व कर लो फटाफट से। माइनस से माइनस हट जाएगा तो बचेगा μ/m/g/cos थीटा गुणा S/3 इज इक्वल टू m/g/s sin थीटा। तो सर mg से mg चला गया, s से s चला गया, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 3 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, मतलब 3 × tan थीटा
इतना होना चाहिए घर्षण गुणांक। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने जो पिछला चैप्टर है उसमें किया था, अब आप उसको भी इसी तरीके से जाके करना। 2 मेथड हो गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास में। आगे चलते हैं। एल लंबाई वाले सरल लोलक का जो गोलक है वो माध्यावस्था से ऊर्ध्व के सापेक्ष किसी कोणीय स्थिति थीटा तक विस्थापित किया जाता है। यदि इसे मुक्त कर दिया जाए तो साम्यावस्था में गोलक का वेग कितना होगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ अवस्था दे रखी है कि ये जो आपका पेंडुलम है वैसे तो ऊर्ध्वाधर अवस्था में रहता है, बट अभी आपने इसको उठा रखा है। कितना उठा रखा है, यहां पर ला रखा है आपने थीटा कोण तक उठा रखा है। ठीक है, अच्छा थीटा कोण तक उठाने का मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ ऊंचाई तक उठा रखा है। अगर इस दूरी को एल माना जाए तो ये वाली दूरी एल कॉस थीटा हो गई, तो जो बाकी बच गई ये वाली दूरी जिसको हम लोग एच भी लिख सकते हैं वो हो जाएगी एल माइनस एल कॉस थीटा। एल को कॉमन ले लिया तो एल गुणा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगी। तो सर यहां पर गतिज ऊर्जा कितनी थी, 0, हमने विराम अवस्था से छोड़ा था। और स्थितिज ऊर्जा कितनी है, तो ये है m इंटू जी इंटू एच, और h की जगह लिखा जा सकता है l टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। जब ये निम्नतम बिंदु पर आएगा तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी बढ़ के हाफ एम वी स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा इस बिंदु पर हो जाएगी 0, क्योंकि इसके सापेक्ष हमने ऊंचाई को नापा है। क्योंकि कोई यहां पर असंरक्षी बल उपस्थित नहीं है तो हम लोग यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण यहां पर लगा सकते हैं। तो यहां पर हम यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम यहां पर लगा सकते हैं। ठीक है, चलो लगाते हैं। आज तो शुरुआत में गतिज ऊर्जा थी 0, स्थितिज ऊर्जा थी m इंटू जी इंटू एल गुणा 1 माइनस कॉस थीटा, और बाद में गतिज ऊर्जा हो गई हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, वी हमें ज्ञात करना है, और स्थितिज ऊर्जा हो गई 0। m से m चला गया तो v की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 2 इंटू जी इंटू एल गुणा 1 माइनस कॉस थीटा। ये हो जाएगा आपका आंसर। 2 इंटू जी इंटू एल 1 माइनस कॉस थीटा रूट के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। सीधा सीधा आपको यहां पर ये आंसर। बताओ समझ में आया। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, एल लंबाई की एक रस्सी से बंधा एक पत्थर रस्सी के दूसरे सिरे को केंद्र मानकर एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। किसी क्षण पत्थर निम्नतम स्थिति में है और उस समय इसकी चाल जो है वो u है। जब रस्सी क्षैतिज हो जाती है तो वेग में परिवर्तन का परिमाण कितना होगा। परिवर्तन का परिमाण निकालना है। तो सर आपने हमें बताया था कि किसी भी कोण पर वेग निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। रूट के अंदर आ जाएगा v0 का स्क्वायर, मतलब 0 डिग्री, निम्नतम बिंदु पर वेग कितना है, प्लस 2gl टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ जाएगा सर, आपने ये बता, अच्छा माइनस आएगा यहां पर है ना, घटता जाता है वेग। तो सर हमें रस्सी को क्षैतिज करना है, तो क्षैतिज रस्सी का मतलब क्या हुआ, क्षैतिज रस्सी का मतलब थीटा हमें लेना है 90 डिग्री, और v0 जो है वो हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है सर, u दे रखा है। तो चलो हम लोग निकालते हैं वेग 90 डिग्री के ऊपर कितना हो जाएगा। तो रूट के अंदर आ जाएगा u स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 इंटू जी इंटू एल गुणा 1 माइनस कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो v एट 90 डिग्री हो जाएगा आपका रूट के अंदर u स्क्वायर माइनस 2gl। ये आपका 90। अब ध्यान रखना, आपको निकालना है वेग में परिवर्तन का परिमाण। तो जब भी आप वृत्ताकार पथ पर घुमाते हो किसी कण को, ठीक है, तो जो निम्नतम बिंदु पर वेग होता है वो तो क्षैतिज दिशा के अंदर होते हैं। तो ये तो है आपका u गुणा आई कैप,
और जब आप 90 डिग्री पर चले जाओगे तो ये जो वेग है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर यू स्क्वायर माइनस 2gl गुणा जे कैप हो जाएगा। तो सर वेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो डेल्टा वी कितना हुआ यहां पर, पहले सदिश रूप में निकालते हैं। तो सर अंतिम वेग मतलब रूट के अंदर यू स्क्वायर माइनस 2gl गुणा जे कैप, इसमें से माइनस कर दिया प्रारंभिक वेग मतलब यू गुणा आई कैप। और सर इसका अगर परिमाण निकालना हो, इसका अगर परिमाण निकालना हो तो सर किसी भी सदिश का परिमाण निकालना आपने सिखाया था, रूट के अंदर गुणांकों का स्क्वायर कर दो, तो आई कैप के गुणांक का स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर, और जे कैप के गुणांक का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gl आ जाएगा। तो सर यहां से यू स्क्वायर ऐड हो गया तो 2 कॉमन आ गया, तो रूट 2, और रूट के अंदर आप अलग से लिख सकते हो यू स्क्वायर माइनस जीएल, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो रूट 2 गुणा यू स्क्वायर माइनस जीएल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। आ रहा है सबको समझ में, मस्त एकदम, चलो बहुत बढ़िया। चित्र में दर्शाए अनुसार एम द्रव्यमान के एक कण को चिकने अर्ध गोले के शिखर से रूट आर जी डिवाइडेड बाय 4 चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। यदि कण उच्चतम बिंदु से फिसलना प्रारंभ करता है तब बिंदु जहां यह गोले से संपर्क छोड़ता है तथा बिंदु जिस पर कण को रखा जाता है कि मध्य क्षैतिज दूरी कितनी होगी, क्षैतिज दूरी हमें ज्ञात करनी। तो सर आपने एक हथियार हमें बताया था जब आपने वन शॉट पढ़ाया था, ये क्या बताया था आपने हथियार, कि जो संपर्क छोड़ने का स्थान होता है उस पर कॉस थीटा का मान कितना होता है, ये आपने बताया था, उस पर कॉस थीटा का मान कितना होता है। तो ये हुआ करता था आपका, जहां तक मुझे याद आ रहा है 2gh, एक बार मैं देख ही लेता हूं, वन शॉट वन शॉट वन शॉट वन शॉट वन शॉट वन शॉट करवाया था ना आपको। कहां चला गया, ये का हुई हवा, भाई स्क्रीन कहां चली गई पीछे की। डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, एक सेकेंड रुको। अब भी नहीं आया, ये क्या हो गया, ब्लैंक कैसे हो गया। भाई स्क्रीन कहाँ चली गई। करवाया था ना यार ये तुम्हें, रूट 2gr प्लस वी नॉट स्क्वायर, सही है। रूट 2gr प्लस v0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3gr,
अब एक सेकंड रुको, स्क्रीन भी लाने दो, स्क्रीन गायब हो गई हमारी, तो इसको अपन एक बार हटाते हैं, रिमूव, यस, वापस से ऐड करते हैं। पहली बार हुआ है ये तो आज ऐसा चमत्कार। एक्चुअल में क्या, गर्मियाँ आ गई ना, तो हमारे आईपैड भाई साहब जी भी थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, ये गर्म हो जाता है एकदम। चलो ठीक है, तो संपर्क छोड़ने पर, जैसे मान लो ये यहां पर इस जगह पर ये संपर्क छोड़ रहा है, तो ये जो थीटा कोण होता है, ठीक है, ये थीटा कोण हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये हथियार हम लोगों ने देखा था। वी नॉट क्या है यहां पर, जो शिखर पर चाल, यहां पर चाल कितनी है, यहां पर चाल वी नॉट, और क्वेश्चन में हमें कितनी दे रखी है, √RG/4 दे रखी है। तो चलो आ जाओ, कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारे हिसाब से, तो कॉस थीटा हो जाएगा 2 × G × R, और वी नॉट का स्क्वायर करोगे तो R × G/4, और नीचे रह जाएगा 3 × G × R, तो ये हो जाएगा 8, 8 और 1 9, 9 × G × R/4 मल्टीप्लाइड बाय 3 × G × R, GR से GR कट गया, 3 से ये कट गया 3 बार, तो ये आ जाएगा 3/4, ये आ गया भाई हमारा कॉस थीटा, कितना, 3/4। अब सर अगर कॉस थीटा 3/4 है, हमें ये वाली दूरी निकालनी है, ये, तो आप नोटिस करो ये जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी, ये R sin थीटा के इक्वल हो जाएगी, ये निकालनी है। तो हमें जो क्षैतिज दूरी निकालनी है, हमें जो क्षैतिज दूरी निकालनी है वो तो R sin थीटा के इक्वल है सर, और हमने तो निकाल लिया कॉस थीटा, कोई बात नहीं सर, साइन थीटा से कॉस थीटा निकाला जा सकता है, तो ये हो जाएगा R, और रूट के अंदर आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा कितना है 3/4, तो ये हो जाएगा आपका R, रूट के अंदर आ जाएगा 1 - 9/16, 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा, तो R मल्टीप्लाइड बाय √7/4, ये हो जाएगा आपका आंसर। R √7/4, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आ रहा समझ में? ऐसे कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट जो हथियार बताया था ये आपके काम आ सकते हैं। एक कण R त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त के अनुदिश गतिशील है, तो बताओ P पर कण का वेग कितना होगा। माना C पर क्रांति की स्थिति, तो क्रांति की स्थिति का मतलब हमें पता है कि जो निम्नतम बिंदु है वहां पर वेग कितना है, तो V0 जो है वो हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 5 × G × R, और हम यहां से कोण नापते हैं, तो ये जो कोण हो जाएगा ये हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, तो ये हो गया हमारा थीटा। फॉर्मूला हमारे पास में है ही कि हमें V 120 डिग्री ज्ञात करना है, तो रूट के अंदर आ जाएगा V0 का स्क्वायर मतलब 5 × G × R माइनस 2 × G × लंबाई को यहां पर मैंने R लिखा है, टाइम्स 1 - cos थीटा, थीटा लेना है हमें 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 5 × G × R माइनस 2 × G × R, अंदर बच गया 1 माइनस का 1/2, cos 120 होता है माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अंदर 3/2 बच जाएगा, तो रूट के अंदर बचेगा 5GR माइनस 2GR मल्टीप्लाइड बाय 3/2, 2 से 2 चला गया, 5GR में से 3GR गए, तो रूट के अंदर 2 × G × R, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। आ रहा है सबको समझ में? बताओ फटाफट से,
क्लियर यहां तक? तो डायरेक्ट जो हथियार मैंने आपको बता रखे हैं वो आपके काम आते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, देखो एक और सवाल करते हैं। एल लंबाई की रस्सी है, ठीक है, इससे संयोजित एम द्रव्यमान के एक कण को क्षैतिज स्थिति से हमने छोड़ दिया, ठीक है। कण दर्शाए अनुसार ओ के सापेक्ष वृत्त में घूमता है, पहले ना ओ के सापेक्ष घूम रहा है। जब यह ओ के नीचे ऊर्ध्वाधर है तब रस्सी एच दूरी पर ओ के सीधे नीचे रखी कील एन के साथ में संपर्क में आ जाती है, ठीक है। तो पहले इसकी जो त्रिज्या थी वो कितनी थी? वो थी एल, ठीक है। पहले इसकी त्रिज्या जो थी, जिस वृत्ताकार पृष्ठ में गति कर रहा था, वो थी एल, ठीक है। अब बाद में इसकी जो त्रिज्या हो गई वो कितनी हो गई? तो ये हो गई सर त्रिज्या, और ये त्रिज्या किसके बराबर हो गई? ये हो गई एल माइनस एच के बराबर, ठीक है। वृत्त में कील के चारों ओर पूर्णतः झूलने के लिए कण के लिए शर्त क्या होनी चाहिए? तो सर वैसे देखा जाए तो निम्नतम बिंदु पर वेग कितना होगा? हमने एल ऊंचाई से गिराया इस वस्तु को, तो वैसे देखा जाए तो यहां पर वेग होना चाहिए √2gl, और अगर हम पूरा वृत्त पूरा करवाना चाहते हैं छोटा वाला, तो हमारे हिसाब से वेग होना चाहिए, ये जो वेग है √2gl, ये या तो ज्यादा हो या फिर बराबर हो, या तो ज्यादा होना चाहिए बराबर होना चाहिए, किसके कंपैरिजन में? √5 इंटू जी इंटू छोटे वृत्त की त्रिज्या, दैट इज एल माइनस एच। बस हो गया क्वेश्चन। तो यहां से अगर आप देखोगे दोनों तरफ स्क्वायर हटेगा तो 2gl शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इंटू जी इंटू एल माइनस एच, जी से जी चला गया, ठीक है। तो यहां पर 2l और 5l, तो आप ऐसे लिख सकते हो h मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5l माइनस 2l, यानी कि h मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3l होना चाहिए, है ना। सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करना भूल गया, ठीक है। तो h मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3l डिवाइडेड बाय 5 होना चाहिए। ये आपकी शर्त पूरी होनी चाहिए, h मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3l डिवाइडेड बाय 5। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहां पर। सीधा क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट दो चीजों को आपको कनेक्ट करना है। एक्स अक्ष के अनुदिश गति करने के लिए स्वतंत्र 2 किलोग्राम के कण की स्थितिज ऊर्जा दे रखी है। कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा 4 जूल है, तो बताओ अधिकतम चाल कितना हो गए? तो सर अधिकतम चाल मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा, और अधिकतम गतिज ऊर्जा कब होगी? जब आपकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो, ठीक है। हमें ढूंढनी है सर यहां पर अधिकतम चाल, ठीक है भाई। चाल अधिकतम कब होगी? जब आपकी गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाए, और क्योंकि कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? जब आपकी न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा हो जाए। तो पहले हमें वो स्थिति ढूंढनी है जहां पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो। कैसे ढूंढेंगे सर? तो सर स्थितिज ऊर्जा हमें दे रखी है x³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस x² डिवाइडेड बाय 2। हमें ढूंढना है न्यूनतम कहां पर होगी, तो पहले अपन इसका x के सापेक्ष क्या कर देते हैं? अवकलन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x² डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। 3 से 3 चला गया, 2 से 2 चला गया, x को कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा x माइनस 1। और फिर हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, तो दो वैल्यूज आ जाएगी। एक तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, और एक x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। हमें वो स्थिति ढूंढनी है जहां पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो। तो एक तरीका यह है कि रख के देख लो। तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है? x इज इक्वल टू 0 पर सर 0, और x इज इक्वल टू 1 पर कितनी है? तो जैसे 1 रखोगे तो 1/3 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 3 मतलब माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो जाएगी आपकी न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा।
ये हो जाएगी आपकी न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। कितनी? माइनस, डायरेक्ट कर लिया ना, तो डबल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं। तो सर हमें पता पड़ गया न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, -1/6 होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अधिकतम गतिज ऊर्जा पर। तो इसका मतलब सर जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी, यानी कि हाफ इंटू मास कितना है 2 किलोग्राम इंटू जो अधिकतम वेग है उसका स्क्वायर, वो कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी यांत्रिक ऊर्जा माइनस न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा माइनस का 1/6। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 चौक 24 और 1 25, तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 6। तो 2 से 2 कट गया, तो V मैक्सिमम कितना हो जाना चाहिए? तो सर 25 का रूट 5 तो आ गया बाहर, और नीचे रह गया आपका रूट 6। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, इतनी हो जाएगी आपकी अधिकतम चाल। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहां पर। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बट अब ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत सारे कर चुके हैं, तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ठीक है भाई। घर्षणहीन मेज पर एक चैन इस प्रकार रखी हुई है कि इसका 1/5 भाग जो है वो मेज के सिरे से बाहर लटकता है। यदि चैन की लंबाई L है और द्रव्यमान M है, तब लटके हुए भाग को मेज के ऊपर खींचने में संपन्न कार्य कितना होगा? सर आपने डायरेक्ट बताया था, कार्य हो जाएगा n² डिवाइडेड बाय 2 गुणा m इंटू जी इंटू एल। n कितना दे रखा है यहां पर? 1/5 दे रखा है, तो 1/5 का स्क्वायर 1/25 यानी कि 1/50 यानी कि m जी एल डिवाइडेड बाय 50। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। आपको देख के लोग सोचेंगे अरे यार इतना जल्दी जल्दी कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये सब हथियार हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। m द्रव्यमान और l लंबाई की एक चैन को चिकनी क्षैतिज सतह पर विराम में इस प्रकार रखा जाता है ताकि चैन का भाग L जो है वो मेज से ऊर्ध्वाधर लटका रहे। दिख भी रहा है हमें यहाँ पर L लंबाई वाला हिस्सा जो है इसका वो लटका हुआ है, यानी कि कैपिटल L माइनस स्मॉल l लंबाई वाला हिस्सा जो है वो मेज पर रखा हुआ है। यदि चैन नीचे जाती है, फिसलते फिसलते पूरी की पूरी चैन नीचे जा रही है, तो जैसे ही इसका सिरा क्षैतिज सतह को छोड़ता है, पूरी की पूरी चैन टेबल से नीचे जा चुकी है, तब बताओ इसकी चाल कितनी होगी? तब बताओ इसकी चाल कितनी होगी? तो सर ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि सर अभी जो दो हिस्से हैं, एक का द्रव्यमान केंद्र यहां पर है और एक का द्रव्यमान केंद्र यहां पर है। इसका द्रव्यमान है कैपिटल M बटे L गुणा लंबाई L माइनस स्मॉल l, और इसका द्रव्यमान है कैपिटल M डिवाइडेड बाय L गुणा L। ये इसका द्रव्यमान हो गया, ठीक है, और ये इस हिस्से का द्रव्यमान हो गया, और आधे आधे दूरी पर इनके केंद्र रखे हुए। तो सर ये जो व्यवस्था हमें दी हुई है, अगर हम इसका द्रव्यमान केंद्र निकालें, खासकर y निर्देशांक निकालें, तो कितना होगा? क्योंकि हमें यही देखना है, y दिशा में गति हो रही है ना, तो हमें वही देखना है। तो सर इनका जो द्रव्यमान केंद्र होगा, ठीक है, उसका YCOM कितना हो जाएगा? y निर्देशांक कितना हो जाएगा? तो सर द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालते हैं? अच्छा ये हम वैसे नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, बट अभी मैं बता देता हूं कि जो भी टुकड़ा है उसका द्रव्यमान उठाओ। तो आपने उठाया कि सर M बटे L गुणा L, ये लटका हुआ हिस्सा उसका द्रव्यमान हो गया, गुणा इसका द्रव्यमान केंद्र। तो अगर आप इस बिंदु को मूल बिंदु मानते हो, इसको अगर आप क्या मानते हो? मूल बिंदु मानते हो, तो इसके निर्देशांक तो क्या हो जाएंगे? तो सर इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, माइनस का L डिवाइडेड बाय 2, और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? माइनस L माइनस स्मॉल l डिवाइडेड बाय 2, 0। तो जो छोटा टुकड़ा है उसका y निर्देशांक कितने हैं? आप बोलोगे सर माइनस का L डिवाइडेड बाय 2, प्लस बड़े टुकड़े का द्रव्यमान कितना है? कैपिटल M डिवाइडेड बाय L स्मॉल l माइनस l, और सर इसका y निर्देशांक कितना है? 0। तो टेबल पे रखा हुआ है।
बटे कुल द्रव्यमान। तो कुल द्रव्यमान निकालने की जरूरत नहीं है, हमने कुल द्रव्यमान कितना माना था, कैपिटल एम माना था। तो सर यहां से YCOM कितना आ गया हमारा, तो ये आ गया एम इंटू एम डिवाइडेड बाय एल माइनस का एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दूसरा पद तो जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एम, एम से एम चला गया तो ये आ जाएगा माइनस का एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एल, ये होगा। अच्छा सर, जब पूरी की पूरी चेन नीचे जा चुकी होगी तब कहां होगा सेंटर ऑफ मास? जब अवस्था ऐसी हो चुकी होगी कि ये आपकी टेबल है और पूरी की पूरी चेन जो है वो नीचे जा चुकी है, तब द्रव्यमान केंद्र बिल्कुल बीचों बीच हो जाएगा। मतलब तब द्रव्यमान केंद्र जो होगा वो -L डिवाइडेड बाय 2 दूरी पर होगा। माइनस का मतलब नीचे की तरफ। तो हमने देखा कि जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, कितना हुआ कि सर पहले जो ओवरऑल आपकी वस्तु है उसका द्रव्यमान कितना था, m था गुणा g, और अगर द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष देखा जाए तो द्रव्यमान केंद्र कहां पर था, तो माइनस का एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l। तो ये तो आपकी इनिशियल हो गई, ये तो शुरुआती स्थितिज ऊर्जा हो गई, ठीक है। और अंतिम स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, m इंटू g इंटू माइनस का l डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपको माइनस करना है इसमें से, ठीक। तो देखो कितना आया स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो ये आ जाएगा सर माइनस का m इंटू जी इंटू एल डिवाइडेड बाय 2 और माइनस माइनस प्लस m इंटू जी इंटू स्मॉल एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l। तो सर अपन क्या करते हैं, यहां पे एम जी डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लेते हैं और अंदर क्या बच जाएगा, एक तरफ तो बच जाएगा स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एल और दूसरी तरफ बच जाएगा माइनस का एल, ये बच जाएगा सर। अच्छा ये सर जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ यही किस में जाके चेंज हो जाएगा, यही जाके स्टोर हो जाएगा आपके गतिज ऊर्जा के अंदर, ठीक है। तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा में धनात्मक ऋणात्मक परिवर्तन आना चाहिए, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है ना बेटा, ये वाला जो परिवर्तन आ रहा है ये ऋणात्मक आ रहा है, ये ऋणात्मक है परिवर्तन, ठीक है। तो भाई एल से तो छोटा होगा ना, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। तो सर जितनी स्थितिज ऊर्जा घटी, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि सर माइनस एम जी डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट में लिख दो एल माइनस स्मॉल एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। इतनी स्थितिज ऊर्जा घट गई, ठीक है, इतनी स्थितिज ऊर्जा यहां पर, इतनी स्थितिज ऊर्जा यहां पर घट चुकी है। और अब तुम सोचो कि जो स्थितिज ऊर्जा घटती है वही किस में परिवर्तित हो जाती है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि कुल यांत्रिक ऊर्जा आपकी संरक्षित है, कोई यहां पर प्रतिरोधी बल नहीं है। तो अगर मैं एक पेज और ऐड करूं, राइट, तो यहां पर जो इस गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, मतलब हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में कमी के बराबर हो जाएगा। तो रख दो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर को आपने रख दिया किसके इक्वल, एम इंटू जी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एल माइनस स्मॉल एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एल। सर आपने नेगेटिव साइन
तो नेगेटिव साइन इस बात को प्रदर्शित कर रहा था कि स्थितिज ऊर्जा घट रही है, तो हमें तो उसका जस्ट परिमाण लेना है, कितनी घटी। तो सर 2 से 2 कट गया, m से m कट गया, v की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर g गुणा l माइनस स्मॉल l स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल L, इतना हमारा वेग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। ये आप बड़ी आसानी से मेरे पीछे देख सकते हो, अच्छा सवाल है। तो थोड़ा बहुत द्रव्यमान केंद्र के बारे में पढ़ोगे ना आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, उसके बाद में आगे करना इस सवाल को, है ना। ये थोड़ा सा मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, जहां पर आपको पहले सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब चेन इस अवस्था में है तब सेंटर ऑफ मास कहां पर है, मतलब उसका वाई निर्देशांक, और जब चेन पूरी की पूरी टेबल के नीचे जा चुकी होगी तब उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, मतलब उसका द्रव्यमान केंद्र कितना नीचे जा रहा है। तो उससे हमने स्थितिज ऊर्जा में जो कमी आ रही है वो निकाल ली, जितनी स्थितिज ऊर्जा कम हुई उतनी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। हमने फिर यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम लगा के इस सवाल को सॉल्व कर लिया। तो अच्छा सवाल है, बट थोड़ा बहुत मिक्स कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको एक बार वापस से इसको रेफर करना पड़ेगा, राइट। एक सरल लोलक जब निम्नतम अवस्था से गुजरता है तो इसका वेग 3 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, और लोलक की लंबाई 0.5 मीटर है, ठीक है। जब यह निम्न बिंदु से 60 डिग्री के कोण पर होता है तब इसकी चाल का मान कितना होगा। बहुत आसान है सर, v 60 डिग्री निकालना है, फॉर्मूला आपने बता ही रखा था, ठीक है। तो निम्नतम अवस्था से गुजरता है तो वेग है 3, तो उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस का 2 इंटू जी ले लिया 10, लंबाई है 0.5 गुणा 1 माइनस कॉस 60 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है 1/2। तो 1 में से 1/2 गया तो 1/2 बच जाएगा, तो रूट के अंदर आ जाएगा ये 3 स्क्वायर माइनस 2 गुणा 10 गुणा 0.5 गुणा 1/2, 2 से 2 चला गया, 10 को 0.5 से गुणा करोगे तो 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 5 गया 4, 4 का रूट करोगे तो 2 मीटर प्रति सेकंड आपकी चाल रह जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। खत्म। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर 1 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, यह ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। यदि शीर्ष बिंदु पर पत्थर का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है तो आपसे पूछा गया है, एक मिनट में देख लेता हूं, क्वेश्चन अधूरा है, हिंदी में टाइप नहीं हो रहा। तो आपसे पूछा गया है यदि शीर्ष बिंदु पर पत्थर का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है तो इस बिंदु पर तनाव बल कितना होगा, यह आप लोगों से पूछा गया। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर 1 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जा रहा है, शीर्ष बिंदु पर पत्थर का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है, तो इस बिंदु पर तनाव बल कितना होगा। तो सर एक तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कैसे कि जो तनाव बल होता है ना, शीर्ष बिंदु को अगर अपन देखें तो शीर्ष बिंदु पर भार भी नीचे होता है, ठीक है, और जो अपकेंद्रीय बल लग रहा होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो तनाव बल और mg मिलकर, उच्चतम बिंदु पर तनाव बल और भार मिलकर किसको संतुष्ट करते हैं, अपकेंद्रीय बल। ये दोनों तो केंद्र की ओर होते हैं उच्चतम बिंदु पर, अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर होता है, m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि सर उच्चतम बिंदु पर तनाव बल हो जाएगा m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय l माइनस mg। तो आ जाओ तनाव बल कितना होगा। तो द्रव्यमान कितना दे रखा है 1, वेग 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, लंबाई है 1 मीटर, माइनस 1 गुणा 10, तो 16 में से 10 चले गए तो 6 न्यूटन का आपका तनाव बल आपको उत्पन्न होते हुए नजर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। एक पिंड को L लंबाई की डोरी से बांधकर चित्रानुसार ऊर्ध्वाधर वृत्त पर न्यूनतम वेग से घुमाया जाता है, जो क्रांतिक वेग होता है। जब पिंड वृत्त के उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है तो डोरी टूट जाती है। तो आपको पता ही है कि जब निम्नतम बिंदु पर वेग √5 GL होता है
तो उच्चतम बिंदु पर वेग कितना रह जाता है, रूट जी एल रह जाता है। और इसके आगे का क्वेश्चन फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का है कि सर हमारी जो क्षैतिज परास है वो किसके बराबर होती है, प्रारंभिक वेग या क्षैतिज वेग रूट जी एल मल्टीप्लाइड बाय रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ एच। अब यहां पर ऊंचाई कितनी हो गई, तो पूरी ऊंचाई हो जाएगी आपकी 2l। कितनी ऊंचाई हो गई है, तो ये हो जाएगी आपकी 2l। तो रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2l डिवाइडेड बाय जी। तो सर देखो 2 और 2 4 तो रूट से बाहर आ गया, एल भी रूट से बाहर आ गया और रूट जी कैंसिल आउट हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचा, तो x का मान बचेगा आपका 2 टाइम्स एल। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहां पर। डायरेक्ट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम यहां पर आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर को 0.1 मीटर लंबे धागे से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। जब पत्थर वृत्त के निम्नतम बिंदु पर है तो धागे में तनाव 52 न्यूटन है। तो पत्थर की चाल कितनी होगी, तो पत्थर की चाल आप लोगों से पूछी गई है कितनी होगी निम्नतम बिंदु पर। तो सर निम्नतम बिंदु पर जो तनाव बल होता है वो mg मतलब भार, ये भी केंद्र से दूर की ओर लगता है निम्नतम बिंदु पर, और एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, ये भी आपका अपकेंद्रीय बल है, केंद्र से दूर की ओर। तो इन दोनों को बैलेंस करता है निम्नतम बिंदु पर, अधिकतम तनाव होता है ये। तो सर तनाव हमें कितना दे रखा है 52 इज इक्वल टू एम दे रखा है 0.2, जी की वैल्यू अपन एक बार के लिए 10 ले लेते हैं, प्लस एम दे रखा है 0.2, चाल हमें निकालनी है, डिवाइडेड बाय लंबाई कितनी है 0.1। तो 0.2 को 10 से गुणा किया 2 बन गया, 52 में से 2 गए तो 50 बन गया, इज इक्वल टू 0.2 से 0.1 चला गया 2v स्क्वायर, 2 से 50 कट गया 25 बार, तो v की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। ठीक है। m द्रव्यमान का एक पिंड l लंबाई की छड़ के एक सिरे से बंधा हुआ है। ध्यान रखना बेटा, छड़ के सिरे से बंधा हुआ है। पिंड ऊर्ध्वाधर वर्तुल गति करता है जबकि छड़ का दूसरा छोर केंद्र पर कीलकित है। द्रव्यमान का निम्नतम बिंदु पर न्यूनतम वेग क्या हो, तो मैंने बताया था जब छड़, जहां पर तनाव बल के जीरो होने का ऑप्शन ही नहीं होता, वहां पर आपका न्यूनतम वेग कितना आवश्यक होता है, रूट 5gl नहीं, रूट 4gl आवश्यक होता है। डायरेक्ट आप इसको टिक लगा सकते हो, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो इसको, किसी ने डाल दिया तो भाई लाइक शेयर कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी तो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ो। नीट और जेईई के अंदर सिलेक्शन तो तभी होगा। वेबसाइट पर जाओ, कोर्स परचेज करो, कोर्स के द्वारा आपको एक एक चीज बहुत सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर मिल जाएगी, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, और नीट और जेईई के अंदर सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि कोर्स ऐसा है जो कि आपको कहीं और नहीं मिल सकता। मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।